मुस्लिम की जिस तरीके से उड़ीसा में मृत्यु हुई, ये भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, लिंचिस्तान बन चुका है। नहीं, देखिए, अपने मुल्क के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि यहां 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया। ये एनसीआरबी का डाटा है, और एनसीआरबी का डाटा ये भी है कि 52 लोगों को और मारा गया, जिसमें 10 हिंदू भी हैं और 42 मुसलमान हैं। और मुसलमानों को तो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। ये सनातनी हिंदुओं के कारनामे हैं कि 580 दलितों को, 42 मुसलमानों को, और 25 दिसंबर में जो कुछ ईसाइयों के साथ हुआ है, उनके चर्चों की तोड़फोड़, उनके पादरियों को मारना, गाली देना, उनके जो जीजिस हैं उनके फोटोओं को, उनकी चीजों को तोड़ना, ये सब मैं समझता हूं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि यूके की पार्लियामेंट में भी इस पर बात हुई है, और सारे देशों ने, करीब करीब बहुत देशों ने हिंदुस्तान को गलत नजर से देखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं देश का कोई भी आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको वही सम्मान मिलना चाहिए। कुछ नफरती चिंटू, नफरती ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो गई हैं जो देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। सरकार को उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था कुलदीप सेंगर की जो सजा हुई थी उस मामले में, तो अब सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कि सस्पेंड होना चाहिए ये जो बेल दी गई है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे आदमी को तो सजा होनी चाहिए फांसी की। जो कुछ उसने उन्नाव की बेटी के साथ में किया है, ये बहुत घिनौना जुर्म है, बहुत घिनौना जुर्म है। मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत पहले इसका संज्ञान लेना चाहिए था, और वक्त रहते हुए। बहुत लंबा टाइम हो गया, इतना लंबा टाइम नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि हमारे यहाँ के जो कानून हैं वो इतने कमजोर हैं कि एक आदमी को बेगुनाह साबित होने के लिए 36 साल लग गए। एक बच्चा यूएपीए में अंदर था आतंकवाद के नाम पर, 36 साल के बाद जाके बाइज्जत बरी हुआ। एक लड़का 25 साल में बाइज्जत बरी हुआ, एक लड़का 12 साल में बाइज्जत बरी हुआ। आप सोचिए, जिनकी 36 साल जिंदगी अंदर जेल में गुजर गई और 36 साल के बाद फिर वो भी निकल के बाहर आ रहा है, उसकी जिंदगी क्या बची है? जिंदगी खत्म हो गई, उसके घर वालों की जिंदगी खत्म हो गई, उसके बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई। तो हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, मैं समझता हूं जुडिशरी की जो चीजें हैं उनको हमें सुधारने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कुछ इस तरह के कानून व्यवस्था लाए जिससे बहुत जल्दी ऐसे कानूनों का निपटारा हो, जैसे कुलदीप सेंगर का मामला है, या और भी। रेप में तो महीने 2 महीने के अंदर इस तरह के मामलों में सजा हो जानी चाहिए। बहुत लंबा खींचना। मैं आपको अपना इंसिडेंट बता देता हूं। एक आदमी ने 17 लाख रुपए की चीटिंग मेरे साथ में कर ली। मुझे 2.25 साल हो गए, अब तक मैं एफआईआर नहीं करा पाया हूं। कोर्ट मुझे एफआईआर करने के लिए इजाजत नहीं दे रही है। ये हमारे देश का कानून है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार से, कुछ ऐसे नियम कानून बनाओ जिससे ऐसे मामलों में बहुत जल्दी एफआईआर हो, बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई हो। जैसे हमारी अदालतें मस्जिद के मामलों में तुरंत सर्वे का ऑर्डर, तुरंत वहां तोड़ने फोड़ने का ऑर्डर दे देती हैं, इन मामलों में क्यों नहीं करती? मेरी समझ में नहीं आता। तो इससे क्या है, देश की छवि कमजोर होती है और देश जो है कमजोर होता है। सर, खालिदा जिया के बेटे हैं रहमान, ये 17 साल बाद बांग्लादेश वापस पहुंचे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जब विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया कि इनकी वापसी कैसी क्या है, तो उन्होंने बताया कि देखिए वापसी तो हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर फेयर और फ्री इलेक्शन जल्द से जल्द हों। साथ ही साथ बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो फिर से मजबूत होना चाहिए। देखिए, ये जो सारा प्रकरण है ये अमेरिका की शय पे हो रहा है। अमेरिका ने इस देश को खत्म कर दिया। जो थोड़ी बहुत पॉवर्टी थी बांग्लादेश में, चूंकि अभी कुछ ग्रो करना शुरू किया था। शेख हसीना आज यहां है, हालांकि मैं उसके यहां रहने पर अच्छा नहीं समझ रहा हूं, लेकिन उसके रहते हुए बांग्लादेश ने कुछ ग्रो किया था। वहां की जीडीपी भी अच्छी हो गई थी। अमेरिका ने इस तरह इसको खत्म कर दिया इस देश को। और खालिदा जिया के बेटे का वहां पहुंचना, इलेक्शन पर बात होना, ये सारे दंगे होना, हिंदुओं को मारना, इसके परिप्रेक्ष्य में इसके पीछे सब जो है अमेरिका है। सरकार को चाहिए कि अमेरिका के साथ भी हमें सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा, और अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, ताकि एशिया में हमें उसे जो है इस तरह के अड्डे मिल जाएं कि हिंदुस्तान को घेरा जा सके चाइना के साथ मिलकर। तो सरकार को इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।
सर, बॉर्डर पे और थाईलैंड के बॉर्डर पे भगवान विष्णु की मूर्ति को गिरा दिया गया। सोशल मीडिया पे बड़ा विरोध चल रहा है उसके खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड का बॉयकॉट करना चाहिए बहुत सारे इंडियंस को, क्योंकि यात्रा पे हर साल बहुत सारे लोग थाईलैंड जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं थाईलैंड, तो बहुत लोग जाते हैं क्योंकि वहां सर्विसें अच्छी मिलती हैं। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, इससे नागरिक नहीं, जो यहाँ के नागरिक हैं उनको नहीं, बल्कि सरकार को चाहिए कि वहां का वीजा बंद कर दें। ऐसे मुल्क जो इष्ट निंदा करें वहां के लोग, तो सरकार को चाहिए उनकी वीजा बंद करें, उनका मुकम्मल बाइकाट करें, उनसे लेन देन खत्म करें, उनके जो यहाँ जो भी सफीर हैं, जो भी उनके लोग हैं, उनको वापस भेजें और सख्ती के साथ निपटें। इष्ट निंदा बहुत बुरी चीज है। किसी के भी भगवान के खिलाफ कोई भी काम किया जाए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी आस्था बराबर है, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह ने ये फिर से कहा कि जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की उनको सजा दी गई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको सजा दी, और ऑपरेशन महादेव चलाकर भी जिन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। मनोज झा इस पे कहते हैं, आरजेडी लीडर, की परत दर परत खुलनी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि पुलवामा में जो हुआ उसकी सच्चाई भी अभी तक हमारे सामने नहीं है। देखिए, जहां विदेश नीति की बात आती है या सरकार की बात आती है, हल्के बयान नहीं देना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मनोज झा हो या दूसरे हों, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हम घर में बैठ के सुलझा सकते हैं। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, बाहर निकलती है तो देश की हंसी होती है, देश का मजाक उड़ाते हैं लोग, और लोग कहते हैं कि देखो वहां के लोग सरकार के साथ में नहीं है, देश के साथ में नहीं है। तो मैं समझता हूं मनोज झा ने जो कुछ कहा है ये अच्छी बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो पाकिस्तान में किया है बहुत अच्छा किया है। हमें इससे भी अच्छे की उम्मीद थी। हम ये कह सकते हैं कि हमने कहा था कि पाकिस्तान को नक्शे से आप खत्म कर दीजिए। हमने सुना था कि बलूचिस्तान जो है अलग होने वाला है, लेकिन हम अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए, देश के लोगों की उम्मीदों पर। हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाए तो वो बड़ा ठोस और बड़ा मजबूत हो, ऐसा हो कि पाकिस्तान दोबारा हमारी तरफ देख न सके। ये तो पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है कि बार बार हमें छेड़ने की कोशिश करता है। उसे इतना एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग अगर खड़े होकर तुम्हारी तरफ थूक भी दें तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन फिर भी करता है, क्योंकि कमजोर आदमी सिवाय गाली देने के कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर मारने की ताकत नहीं होती, वो सिर्फ गाली देता है, बुरा भला कह सकता है। इसलिए सरकार को बांग्लादेश के माध्यम से पाकिस्तान पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां आईएसआई भी सक्रिय है। मोहन भाई, सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को पुराने ओल्ड ब्लाइंड फेथ से ओवरकम करना चाहिए, और साथ ही उन लोगों पे लागू होता है जो ओल्ड ब्लाइंड फेथ्स पर आज भी स्टक हैं। देखिए, देश के संविधान के बाद अगर इस तरह की कोई बातें सामने आती हैं, मैं समझता हूं इसमें बड़ा दुख होता है मुझे भी। जब संविधान ये कहता है कि जो आदमी जिस फेथ पर यकीन रखना चाहे वो रख सकता है, कोई भी रिलीजन अपना सकता है, किसी को भी अपना इष्ट मान सकता है, तो फिर हम कौन होते हैं कहने वाले कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बातें हैं। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के बयान देकर देश को कमजोर करने का काम कर रही हैं, और उन ताकतों को, जो ताकतें ये कह रही थी, आपको याद होगा पुलवामा से पहले, मैं नाम ले लेता हूं, जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, और फिर पुलवामा हो गया। ये जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं या किसी के धर्म पर, किसी के फेथ पर आवाज उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान खास तौर से मोहन भागवत जी को नहीं देने चाहिए। भगवान सबके अपने, उनकी सबका सम्मान करना चाहिए। जो जैसे भी कर रहा है, जब संविधान इजाजत दे रहा है तो मैं और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हिंदू सही नहीं कर रहा है या मुसलमान सही नहीं कर रहा है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते। क्या हम उनको देश से निकाल दें? ये बेतुकी बातें हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। चंद्रबाबू ने एक बयान दिया है, कहा है कि 40 से 50 मिलियन जो भारतीय हैं वो बहुत सारे विदेशों में रहते हैं, और इसलिए हर परिवार को कम से कम 3 बच्चे तो करना ही चाहिए। देखिए, ये भी वही मोहन भागवत जैसा बयान है। सवाल ये है कि मैं शादी कर रहा हूं, ये इख्तियार मेरा है और मेरी बीवी का है कि मैं कितने बच्चे पैदा करूं। ये चंद्रबाबू नायडू या मोहन भागवत या नवनीत राणा या फला राणा, ढिका राणा, इनको कहने की क्या जरूरत है भाई? जो लोग बच्चे खुद पैदा नहीं कर रहे हैं 2 से ज्यादा, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो। और मुझे तो हंसी आती है,
ऐसे लोग जिन्होंने शादी तक नहीं की, वो हिंदुस्तान में कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। अरे कम से कम अपनी तरफ तो देख लो, तुम तो शादी भी नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि आप शादी के लायक नहीं थे, आपने शादी नहीं की और फिर दूसरों से कह रहे इतने बच्चे पैदा करो। ये मेरा अधिकार है, संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं कितने बच्चे पैदा करूं, कितने बच्चे नहीं पैदा करूं, या मेरा रिलीजियस जो मुझे कहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मेरा अपना अधिकार है, फ्रीडम है मुझे। तो कोई भी आदमी जो इस तरह का बयान देता है, सरकार को ऐसे बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। ये बयान अच्छे नहीं है, देश हित में नहीं है ये बयान। मेरा आखिरी छोटा सवाल सर, असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 34% मुस्लिम आबादी थी असम में। अगर हम 3% असम मुस्लिम को हटा दें, असम के जो प्रॉपर मुस्लिम हैं, तो बांग्लादेश के 31% मुस्लिम हमें असम में मिल जाएंगे। अगर 2027 में सेंसस होता है तो बांग्लादेश में बांग्लादेश ओरिजिन के मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो जाएंगे। छाती पीटने वाले छाती पीटते हैं। हमारे यहाँ हमारी आस्था यानी इस्लाम के मुताबिक बच्चों को पेट में नहीं मारा जाता। जो लोग बच्चों को पेट में मार रहे हैं, लड़की देखकर उसको गिरा देते हैं, आज वो छाती भी पीट रहे हैं और अपने बच्चों के लिए रो भी रहे हैं। उनके बच्चों को बीवियां नहीं मिल रही है। आप हरियाणा में चले जाइए, अगर 100 लड़के हैं तो 60 लड़कियां हैं, क्योंकि उन्होंने गर्भपात किया है, लड़कियों के साथ अन्याय किया है। मुसलमानों की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका कारण ये नहीं कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदू गर्भपात कर रहा है, हिंदू लड़कियों को देखकर मार रहा है। मुसलमान के घर में अगर लड़की पैदा होती है तो हमें इतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी लड़के के पैदा होने में होती है। मैं हिंदुओं को देखता हूं, लड़का पैदा होता है तो मिठाइयां बंटती हैं, और लड़की पैदा होती है तो मुंह सुकड़ जाता है, मुंह लटक जाता है, और ऐसा लगता है कि आसमान टूट गया, पहाड़ उनके ऊपर गिर गया, पता नहीं कौन सी जिल्लत उनके ऊपर आ गई। तो हेमंत विश्व शर्मा को चाहिए, आप छाती पीटो, हम बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं बांग्लादेश ओरिजिन के मुस्लिम यहाँ पर हैं। नहीं तो निकालो उनको। अगर बांग्लादेश ओरिजिन के मुसलमान हैं, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको इलेक्शन के वक्त में उठाया जाता है कि साहब घुसपैठिए हैं। कोई भी आदमी, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, देश का जो नागरिक है, वो घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं कहता हूं अगर हमारे मुल्क में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 10-20 लाख गैर लोग हैं जो हमारे संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप यहां से भगाइए ताकि वो संसाधन हम इस्तेमाल कर सकें। हम उनके साथ थोड़े खड़े हैं। विश्व शर्मा ये बताए, आपने आसाम से कितने लोगों को भगा दिया जो वहां बैठे हुए हैं? नहीं भगा पा रहे हैं आप बिला वजह मुसलमानों को जेलों में डाल रहे हैं, बिला वजह। आप ये बताइए, जब बाप जो है हिंदुस्तानी है तो बेटा बांग्लादेशी कैसे हो सकता है? आसाम में यही तो हुआ है अभी। यानी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके घर के कुछ लोग जो है उसमें जो है निकाल दिए गए कि साहब ये तो बांग्लादेशी हैं, ये तो हिंदुस्तानी नागरिक ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? जो 3 बच्चे घर में पैदा हुए, उनमें से एक बांग्लादेशी निकल गया, 2 देशी निकल गए। ये जो करता है आसाम के अंदर हेमंत विश्व शर्मा, ये मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। और मैं कहता हूं, हिंदुस्तान का नागरिक कोई भी है, उसको नागरिक समझो। उसकी बेइज्जती करोगे तो आपको कुछ वक्त के लिए सत्ता मिल सकती है। जब सत्ता से उतरोगे तो आपकी हैसियत में वो लफ्ज बोलना नहीं चाहता, आपको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा।